नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास को पीछे पढ़ा है। अब हम सभी लोग द्वितीय उल्लास को पढ़ते हैं। द्वितीय उल्लास परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लक्षण इत्यादि शब्द शक्तियों के विषय में आपको यहाँ बताया जाएगा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़े ही ध्यान से इसे पढ़ा जाए। आचार्य यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि क्रमेण क्रम पूर्वक शब्दार्थयो शब्द और अर्थ के स्वरूपम यानी स्वरूप को बताते हैं। अब बात आई क्यों बताते हैं जी। तो पीछे जो काव्य लक्षण था मम्मट का, उसमें उन्होंने कहा था कि तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी। वहां तद दोषौ शब्दार्थौ शब्द और अर्थ आया था। तो शब्द और अर्थ होता क्या है, इस बात को बताने के लिए अब ये प्रकरण शुरू कर रहे हैं, द्वितीय उल्लास शुरू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शब्द होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो इन्होंने सूत्र लिखा कि स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्तर व्यंजक त्रिधा, कि त्रिधा यानी कि तीन प्रकार के क्या? तो शब्द कुत्र, तो बोले अत्र, यानी अत्र काव्ये तीन प्रकार के शब्द अत्र यानी इस काव्य में होते हैं। बोले कौन कौन से? तो इन्होंने कहा वाचकः, लाक्षणिकः, व्यंजकः, तीन प्रकार के शब्द होते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लेने वाली है। तीन प्रकार के शब्द होते हैं का मतलब हम एक कैटेगरी ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो देवदत्त शब्द है ये तो हमेशा वाचक ही रहेगा, या जो गधा शब्द है ये हमेशा वाचक ही रहेगा, राम शब्द हमेशा व्यंजक ही रहेगा, कृष्ण शब्द हमेशा लाक्षणिक ही रहेगा। ऐसा विभाग नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः एक ही शब्द अलग अलग स्थिति में जाकर के अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो अलग अलग नाम बस तीन ही प्रकार के होते हैं। यानी एक शब्द जब कोई यात्रा करता है तो वो तीन अवस्थाओं से गुजर सकता है और उन्हीं तीन अवस्थाओं का नाम है, ठीक है, विभाग है कि कोई शब्द किसी अवस्था में वाचक होगा, या फिर वो व्यंजक होगा, या फिर वो लाक्षणिक होगा। तो ये तीन प्रकार की उपाधियां हैं, ये तीन प्रकार के अवस्थाएं हैं, ना कि तीन प्रकार का शब्द। ठीक है, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, और समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में फिर से पूछिएगा, फिर से बताया जाएगा। ठीक है, आइए कहते हैं वाच्यादया तदर्था स्युः। वाच्यादया यानी कि जो हमने अभी आपको तीन प्रकार के शब्द बताए हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, उनके क्रमशः वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य ऐसे अर्थ होते हैं। तीन प्रकार की शक्तियां भी होती हैं, यानी कि तीन प्रकार का शब्द, तीन प्रकार का अर्थ और तीन प्रकार की ही शक्तियां होती हैं। मैं क्रम से बोलता जाता हूं, उन्हें उसी क्रम से लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, जो वाचक शब्द है वो अभिधा शक्ति के माध्यम से वाच्यार्थ का बोध कराता है। जो लाक्षणिक शब्द है वो लक्षणा नामक शक्ति से लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, और जो व्यंजक शब्द है वो व्यंजना शक्ति के माध्यम से व्यंग्यार्थ का बोध कराता है। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं। ठीक है, तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार के अर्थ, तीन प्रकार की शक्तियां। पर कुछ लोग हैं जो एक अलग अन्य प्रकार का अर्थ मानते हैं और वो अलग से शक्ति की भी कल्पना करते हैं कि एक तात्पर्यार्थ होता है। बोलते हैं ना कि मेरा ये तात्पर्य था, आप मेरा तात्पर्य नहीं समझे। तो कुछ लोग तात्पर्य अर्थ अलग से मानते हैं, और वो है मीमांसक। और मीमांसकों में भी दो विभाग हैं, एक भाट्ट मत है और एक गुरु मत है। इसको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये नेट जेआरएफ के एग्जाम में लगा हुआ है, अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। तो जो भाट्ट मत है उसे ही अभिहितान्वयवाद बोला जाता है, और जो अन्विताभिधानवाद है ये प्रभाकर गुरु का मत है।
वस्तुतः यहाँ पर जो गुरु जिनके साथ में जुड़ा है वो शिष्य हैं, और जिनके नाम में गुरु नहीं जुड़ा है वो आचार्य हैं, वो अध्यापक हैं। इन दोनों के वय में, आयु में बहुत अंतर नहीं है, थोड़े से ही आयु का अंतर है। पर चूंकि जो प्रभाकर गुरु हैं वो कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं, तो गुरु के रूप में ही स्वीकार करते हैं। पर जहाँ मतभेद है वहाँ पर खुलकर मतभेद भी रखते हैं, ये भारतीय परंपरा रही है। ठीक है। और यही सोचिए कि दो मत चल गए कि शिष्य ने अपना एक अलग से मत शुरुआत करी, और सोचो शिष्य के नाम के साथ में गुरु शब्द लगता है तो वो कितना गुरु रहा होगा, कितना अच्छा, कितना मेधावी रहा होगा वो व्यक्ति जिसके नाम के साथ में गुरु जुड़ गया, और जो गुरु वास्तव में था उसके साथ में गुरु शब्द नहीं जुड़ा। ठीक है। तो समझिए, इन्होंने कहा कि एक जो वाक्यार्थ है, किसी भी शब्द से जो वाक्यार्थ जो निकल कर के आता है, किसी भी वाक्य से जो अर्थ आता है वो कैसे आता है। तो इन्होंने कहा कि वस्तुतः जो तीन चीजें होती हैं उनके कारण से कोई भी वाक्यार्थ अपना अर्थ देता है। बोलते आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीन तत्व हैं जिनके होने पर बोले गए जो शब्द हैं वो अपना अर्थ देते हैं। कहते हैं आकांक्षा, आकांक्षा मतलब होता है सुनने की जिज्ञासा, वो समाप्त हो जानी चाहिए। कहने का मतलब है कोई वाक्य बोले और बोले कि देवदत्त आज, आगे बोले ही ना, यहाँ सुनने की जिज्ञासा भी है ना, तो बोले आकांक्षा, जो आकांक्षा है उसकी परिसमाप्ति हो जानी चाहिए, व्यक्ति को पूरा वाक्य सुनाई दे, कहने का मतलब ये है। फिर आगे चल करके बोलते हैं योग्यता, जो शब्द वाक्य में आई वो सभी के सभी वाक्य एक दूसरे के प्रति योग्य हों। ऐसा न हो कि कोई ये बोले कि आग से वृक्ष सींचे जा रहे हैं, इसमें अयोग्यत्व दोष है। दोष क्या है? जो सेचन क्रिया है, जो सींचना है, वो सामर्थ्य ही नहीं है आग में, आग योग्य ही नहीं है सेचन क्रिया के लिए। इसलिए क्या होता है, अयोग्य वाक्यों का प्रयोग नहीं करना, यानी असमर्थ अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं हो। सन्निधि शब्द का अर्थ है कि आपने एक वाक्य अभी बोला या दो वाक्य नहीं, शब्द अभी बोले, और फिर जा कर के बाद में फिर दूसरा शब्द बोला। जैसे कि पानी हमें मंगाना है, मैंने किसी को बोला पानी, वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर मैं कुछ बोला ही नहीं। फिर मैंने शाम को बोला लाओ, फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। तो चूंकि शब्द इतने दूर दूर हो गए, उनका उच्चारण काल इतना दूर दूर हो गया कि उनका आपस में संबंध ही नहीं जुड़ा, और जब एक दूसरे का पानी और लाओ का संबंध ही नहीं जुड़ा तो जो श्रोता है वो हमारे वक्ष्यमाण अर्थ को, वक्ष्यमाण का मतलब होता है जो कहा जा रहा है, कहना चाह रहा हूं, उस अर्थ को समझेगा ही नहीं। ठीक है। तो होता क्या है, जब कोई वक्ता कोई वाक्य बोलता है तो सबसे पहले प्रत्येक शब्द अपना अपना अर्थ उस श्रोता के मस्तिष्क में छाप छोड़ते हैं या अर्थ देते हैं। ठीक है। जैसे लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाती थी। ठीक है। लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाती थी, ऐसा ये वाक्य है। तो सबसे पहले जो श्रोता है वो लता मंगेशकर ये शब्द सुनेगा, फिर इसका अर्थ आएगा कि गायिका विशेष। ठीक है। एक गाने वाली, एक गायिका, ऐसा अर्थ वो सोचेगा अपने मन में। फिर अच्छा, अच्छा शब्द सोचेगा, और अच्छा शब्द का जो अर्थ होता है कि बढ़िया, गुड, वो उसके दिमाग में आएगा। फिर
ये बहुत अच्छा गाती थी ना, बहुत शब्द सुनेगा उसका अर्थ वो सोचेगा कि ज्यादा, अधिक, ठीक है। फिर गाती थी, गाती का भी वो अर्थ होने का कि अच्छा कुछ गाना, ऐसे करके। तो ये सभी के सभी शब्द पहले अपने वाच्य अर्थ को देंगे, अपने मुख्य अर्थ को देंगे उस श्रोता की बुद्धि में। फिर उस श्रोता की बुद्धि उन सभी मिले हुए पदार्थों का समन्वय करेगी कि अच्छा लता जी बहुत अच्छा गाती थी, यानी इन सभी शब्दों को वो आपस में कनेक्ट करेगा। पहले तो प्रत्येक शब्द के अर्थ जानेगा, सोचेगा, और फिर प्रत्येक शब्दों का प्रत्येक शब्दों के साथ में आपस में क्या संबंध है इसको समझेगा। और जब वो समझेगा तब आपने जो कहा है वह तात्पर्य अर्थ वो समझेगा कि पदार्थानाम समन्वय, पदार्थों का आपस में जब अन्वय कर लेगा, जोड़ लेगा, तब वो एक तात्पर्यार्थ समझेगा। और वो तात्पर्यार्थ विशेष वपुः यानी विशेष प्रकार का, विशेष शरीर वाला होगा। अपदार्थ, इन्होंने विशेषण दिया कि विशेष वपुः अपदार्थ, विशेष शरीर वाला होगा और वो अपदार्थ होगा। अपदार्थ का अर्थ होता है वो किसी पद विशेष का अर्थ नहीं होगा। जो आप समझेंगे कि लता जी बहुत अच्छा गाती थी, वो लता जी इस पद का अर्थ नहीं है, वो बहुत अच्छा इस पद का अर्थ नहीं है, वो गाती थी इस पद का अर्थ नहीं है, बल्कि वो इन सभी से मिला हुआ एक अन्य प्रकार का विशेष वपुः पदार्थ है। उसी को इन्होंने तात्पर्यार्थ कहा है। और बोले वही तात्पर्यार्थ ही वाक्यार्थ है, यानी वही तात्पर्यार्थ ही वाक्यार्थ के रूप में समुल्लसति यानी प्रकट होता है, ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मानना है। ये जो इनका मत है जिसका नाम है अभिहितान्वयवाद, वाद का मतलब होता है सिद्धांत, वाद का मतलब होता है विचार। और किस प्रकार का, तो इन्होंने कहा कि अभिहित, अभिहित का मतलब होता है कथित, ठीक है। फिर कथित चीजों का अन्वय, जैसा कि मैंने भी बताया ना कि पहले लता जी बहुत अच्छा गाती थी, इन प्रत्येक पद जो हैं वो अपने अर्थ को अभिहित यानी कि कहेंगे, और जब कह लेंगे एक एक शब्द अर्थ अपना, फिर उनका अन्वय। तो पहले अभिहित यानी कहना, अपने वाच्यार्थ को देना, और फिर उनका अन्वय होना। तो अभिहित के बाद जहाँ पर अन्वय होता है वही अभिहितान्वयवाद है। और ये कुमारिल भट्ट का मत है, इसीलिए अभिहितान्वयवाद को भाट्ट मत कहते हैं। भट्ट से संबंधित है जो, वो भाट्ट यानी कि कुमारिल भट्ट से संबंधित यह मत भाट्ट मत कहलाता है। यह उनसे आया हुआ एक सूत्र है, तदागतः, इस अर्थ में अण प्रत्यय कर लीजिए भट्ट शब्द से, तो भाट्ट शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है तात्पर्यार्थ अपि केषुचित् ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। वाच्य एव वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधान वादिनः। एक जगह तो पहले अभिहित हो रहा था और फिर क्या हो रहा था, अभिधान हो रहा था, ठीक है। पहले अभिहित हो रहा था और फिर क्या है, उसका अन्वय हो रहा था। और यहाँ क्या है, अन्वय पहले से है, अन्वित फिर अभिधान। एक जगह अभिधान और फिर अन्वय, ठीक है, दोनों जगह बिल्कुल विपरीत विपरीत है, समझिएगा। एक जगह पहले अभिधान हो रहा है फिर अन्वय हो रहा है, ये भाट्ट मत है। और एक जगह पहले ही अन्वय सिद्ध है फिर अभिधान हो रहा है, ये क्या है, ये गुरु मत है, प्रभाकर गुरु का मत है। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द आपस में अन्वित होता है और अन्वित अर्थों का ही अभिधान किया जाता है। और वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कुमारिल भट्ट, वो कहते थे प्रत्येक शब्द पहले अपना अर्थ देते हैं और फिर जाकर के अन्वय होता है। उन शब्दों का आपस में हम अंतः संबंध बिठाते हैं। पर
इनका मानना है कि हम जो हमारे पास शब्द होते हैं वो पहले से ही वाक्य के रूप में होते हैं और वही जो वाक्य है वही वाच्यार्थ है। ठीक है, वाच्य एवं वाक्यार्थ, जो वाच्य है वही वाक्यार्थ है। उनके यहाँ क्या था कि वाच्यार्थ वाक्यार्थ नहीं था, प्रत्येक पद पहले अपना वाच्यार्थ देता था यानी मुख्यार्थ देता था और फिर उन सभी उक्त वाच्यार्थों का आपस में अन्वय होता था। अन्वय होने के बाद में एक तात्पर्यार्थ निकलता था और उसी तात्पर्यार्थ को वाक्यार्थ कहा जाता था। किसके मत में? कुमारिल भट्ट के मत में। पर इनके यहाँ प्रत्येक शब्द का अन्वय यानी कि संबंध अपने आप सिद्ध है और उसी सर्वप्रथम आए हुए वाच्य अर्थ को ही ये वाक्य अर्थ कह देते हैं। ठीक है, तो वाच्य एवं वाक्यार्थ अन्विता विधानवादिना, तो इनके यहाँ जो है वो तात्पर्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब ये कहा जाता है कि तात्पर्य शक्ति, तो तात्पर्य शक्ति का अर्थ है कि मीमांसकों में भी जो दो क्लासेस हैं उसमें भी जो फर्स्ट वाली है यानी कि कुमारिल भट्ट, तो कुमारिल भट्ट के यहाँ तात्पर्य शक्ति की और तात्पर्य अर्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये था प्रभाकर गुरु और कुमारिल भट्ट का मत, और क्रमशः बोले तो कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु का मत। तो ये एक सामान्य परिचय है। चौथे उल्लास में इसकी विशद चर्चा हुई है, तो यदि अवसर मिला तो हम इसे वहाँ पर अच्छे से और देखेंगे। अभी इसका एक सामान्य परिचय और जितना जानना चाहिए आपको वो हो गया है। आगे हम शब्दों में व्यंजकत्व के विषय में चर्चा अगली वीडियो में करेंगे।